मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नशे में धुत एक आदमी अपने घर में आता है। नशे में धुत होने के कारण उसे एहसास नहीं होता कि घर में एक माइक नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर पहले से ही मौजूद है। वो आदमी अपने घर की लाइट ऑन करने वाला होता है, तभी उसकी नज़र शेल्फ पर रखी एक महंगी घड़ी पर पड़ती है। शेल्फ बहुत ऊंचा होता है, इसलिए वो एक छोटे से स्टूल पर चढ़कर उस घड़ी को उतारने लगता है। तभी माइक पीछे से उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे मार देता है। माइक ने यह सब पहले से ही प्लान किया था ताकि ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड लगे। दरअसल माइक अपनी सारी किलिंग्स ऐसे प्लान करता था कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट लगे, इसीलिए माइक एक्सीडेंट मैन नाम से जाना जाता था। उस आदमी को मारने के बाद माइक उसकी लाश के साथ एक सेल्फी लेता है। इसके बाद माइक इस किलिंग के पैसों से एक ब्रांड न्यू बाइक खरीदकर एक बार में जाता है। बार में अंदर जाने से पहले माइक गार्ड्स को कुछ पैसे देकर ड्यूटी से छुट्टी लेने को कहता है। फिर माइक अंदर जाकर कुछ गुंडों को फाइट करने के लिए उकसाने लगता है, तो वो गुंडे माइक से फाइट करने लगते हैं। माइक एक एक करके सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट पीट कर बेहोश कर देता है। दरअसल माइक अपनी हर किलिंग के बाद इसी तरह किसी न किसी को पीट कर अपना स्ट्रेस दूर करता था। इसके बाद माइक यहाँ से निकलकर एक ओएसिस नाम के पब में जाता है। ये पब सारे खतरनाक हिटमैन का अड्डा होता है और यहीं से उन्हें किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। यहाँ हम बहुत सारे खतरनाक किलर्स को देखते हैं। उनमें से पहला होता है कार्नेज क्लिफ, जो कि बहुत ही रूथलेस होता है। क्लिफ के पास एक कुल्हाड़ी होती है और वो उसी कुल्हाड़ी से लोगों को ब्रूटली मारता था। दूसरा किलर होता है पॉइजन पीट, जो जहर बनाने में एक्सपर्ट होता है और ये अपने टारगेट्स को अलग अलग तरह से जहर देकर मारने में माहिर होता है। अगले किलर्स होते हैं मिक एंड मैक। ये दोनों स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं और ये दोनों हाई प्रोफाइल मर्डर्स को ऐसे परफॉर्म करते थे कि वो मर्डर्स ना लगे बल्कि स्ट्रीट क्राइम लगे। अगली किलर होती है जेन द रीपर, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड कटाना फाइटर होती है और इसे तलवारबाजी में हरा पाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए इसे कटाना नाम से भी जाना जाता था और ये अपने टारगेट्स को हनी ट्रैप करके अपनी कटाना तलवार से मारने में माहिर होती है। यहाँ का आखिरी किलर होता है फ्रिंकी फ्रेड, जो कि अपने नए नए इन्वेंशन से लोगों को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से मारता है और ये अपने टारगेट्स फोन बुक से सिलेक्ट करता है। इन सब के बाद हम इस पब के मालिक बिगरे को देखते हैं, जो कि इन सारे किलर्स का बॉस होता है। बिगरे भी अतीत में एक हिटमैन हुआ करता था, पर अब वो अपने काम से रिटायरमेंट लेकर इस किलर फर्म को चलाता है। ये सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ एक मिल्टन नाम का आदमी आता है। मिल्टन इस किलर फर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, क्योंकि वो क्लाइंट से मिलकर इन सभी लोगों के लिए किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आता था, जिसके बदले वो इन्हें मिलने वाले पैसों में से 15% खुद रख लेता था। मिल्टन माइक को उसके पिछले काम के पैसे देता है और उसे एक म्यूजिक बैंड के सारे मेंबर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि एक क्लाइंट अपने आर्ची रट नाम के अकाउंटेंट को मरवाना चाहता है, पर वो चाहता है कि ये मर्डर एक एक्सीडेंट लगे और वो इसके बदले 2 गुना पैसे देने के लिए तैयार है। ये सुनकर माइक इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। अगली सुबह माइक आर्ची को मारने के लिए अपनी स्पेशल स्नाइपर गन लेकर एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। ये एक CO2 पावर्ड प्लास्टिक की गन होती है, जिसमें बुलेट की जगह कांच के टुकड़े भरे होते हैं। माइक एक तेज रफ्तार से आ रही कार के पहिए पर कांच के टुकड़े फायर कर देता है, जिससे कार डिसबैलेंस होकर आर्ची से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में आर्ची की मौत हो जाती है। इसके बाद माइक अपने घर जाकर अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेथ की याद आने लगती है। दरअसल बेथ लेस्बियन थी और उसने एक चार्ली नाम की लड़की के लिए माइक से ब्रेकअप कर लिया था। तभी माइक के पास मिल्टन का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए क्या तुम क्लाइंट के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ले आओगे। फिर माइक एक रॉक कॉन्सर्ट में जाता है और म्यूजिक बैंड के सभी मेंबर्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। इसके बाद माइक मिल्टन की बताई लोकेशन पर क्लाइंट से पैसे लेने पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही एक बाइकर आकर माइक पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, पर माइक बहुत ही आसानी से उसे मार देता है और उसकी लाश को उसकी बाइक के साथ इस तरह से रोड पर रख देता है कि लोगों को लगे कि वो एक्सीडेंट में मारा गया है। इसके बाद माइक अपने घर आ जाता है। रात को माइक के फोन पर चार्ली का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो माइक को बताती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेथ की डेथ हो चुकी है और इस संडे को उसका फ्यूनरल है। माइक बेथ के फ्यूनरल पर जाता है और चार्ली से पूछता है कि बेथ की डेथ कैसे हुई, तो चार्ली माइक को बताती है कि 2 चोर चोरी करने के लिए बेथ के घर में घुस गए थे और उन्हीं ने बेथ को मार दिया। आगे चार्ली माइक को बताती है कि बेथ प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा तुम्हारा था। ये सुनकर माइक उदास हो जाता है। इसके बाद माइक वापस अपने घर आ जाता है और न्यूज़ पर देखता है कि जिन चोरों ने बेथ को मारा था उनकी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है। ये देखकर माइक को शक होता है कि किसी ने बेथ को मरवाकर उसके किलर्स को भी मार दिया है, क्योंकि बेथ एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी और उसके कामों से बहुत सारी कंपनीज परेशान थी। फिर माइक अपने कॉन्टेक्ट से बेथ की ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगवाता है, जिसे पढ़कर माइक को पता चलता है कि बेथ ने एक सेडेटिव ली थी जिसका यूज फोबिया के मरीजों पर किया जाता है।
पर माइक जानता था कि बेथ को कोई भी फोबिया नहीं था। इसीलिए उसे यह कंफर्म हो जाता है कि किसी प्रोफेशनल हिटमैन ने पूरी प्लानिंग करके बेथ का मर्डर किया है। थोड़ा सा सोचने पर माइक को याद आता है कि इस केमिकल का यूज मिक और मैक करते हैं। अगले दिन माइक मिक और मैक से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या बेथ को तुमने मारा है। पहले तो वो दोनों मना कर देते हैं, पर जब माइक उन्हें बताता है कि वो फोबिया का सेडेटिव कभी नहीं लेती क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तो वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हीं ने बेथ को मारा था और कहते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारा तो उसके साथ ब्रेकअप हो गया था और हमने तो बस अपना काम पूरा किया है जैसे तुम करते हो, इसीलिए बच्चों की तरह बिहेव मत करो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से फाइट करने लगता है। काफी देर फाइट करने के बाद मिक कहता है कि तुम जानते हो कि हमें क्लाइंट का नाम नहीं पता होता, क्लाइंट का नाम सिर्फ मिल्टन को पता होता है। फिर माइक शाम को ओएसिस क्लब जाता है, जहां बिग रे को पहले से ही पता चल चुका होता है कि माइक मिक और मैक से लड़कर आ रहा है। माइक बिग रे को बताता है कि बेथ प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा मेरा था। बिग रे इस बात को बकवास बोलते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कभी भी प्यार में मत पड़ना, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में प्यार और इमोशन के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर माइक बिग रे से क्लाइंट के बारे में पूछता है, तो बिग रे कहता है कि हमारे प्रोफेशन में हम कभी भी क्लाइंट का नाम नहीं पूछते। इस पर माइक कहता है कि तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मैं क्लाइंट का नाम ढूंढ लूंगा और उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। इस बात पर बिग रे को गुस्सा आ जाता है और वो माइक पर गन तानकर कहता है कि यहाँ से चले जाओ, अब तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हो। ये सुनकर माइक वहां से बाहर जाने लगता है, तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में 15 साल के माइक को देखते हैं, जो न्यूज़पेपर बेचने वाला एक कमजोर लड़का हुआ करता था और कुछ लड़के रोज उसे पीटकर उससे उसके पैसे छीन लिया करते थे। एक दिन माइक उन लड़कों से बचकर भागते हुए झाड़ियों में छुप जाता है। तभी वो बिगरे को एक घर के अंदर जाते हुए देखता है और जैसे ही बिगरे उस घर के बाहर आता है, उस घर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे माइक को उस पर शक होता है। इसीलिए वो उसका पीछा करके उसके किए हर कत्ल का वीडियो बना लेता है और एक दिन उसके घर पहुंचकर उसे वो सारी वीडियोस दिखाता है। इस पर रे उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो माइक कहता है कि आप मुझे किलिंग करना सिखाओ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हिटमैन बनना चाहता हूँ। बिग रे पहले तो मना कर देता है, फिर वो माइक के पक्के इरादे देखकर मान जाता है और उसे अपनी स्किल्स सिखाने लगता है। कुछ दिनों बाद बिग रे माइक को उस लड़के को मारने को कहता है जो उसे पीट पीट कर उससे उसके पैसे छीनता था। फिर माइक उस लड़के के घर में घुसकर टीवी एंटीना पर एक करेंसी नोट चिपकाकर कपड़ों के बीच में छुप जाता है और जैसे ही वो लड़का उस नोट को निकालने जाता है, माइक पीछे से धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब माइक उस लड़के को धक्का दे रहा होता है, तब रे उसकी कुछ फोटोज खींच लेता है और माइक से कहता है कि मेरे पास सबूत है कि तुमने उस लड़के को मारा है। अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं ये फोटोज पुलिस को दे दूंगा। तो माइक उससे वादा करता है कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। इसीलिए रे उसे फाइट करना, गन्स चलाना और किसी भी मर्डर को एक्सीडेंट की तरह शो करना सिखाता है और उसे इस प्रोफेशन के 3 गोल्डन रूल्स बताता है। पहला, कभी भी गुस्से में काम मत करो। दूसरा, कभी भी इमोशनल मत हो। और तीसरा, कभी भी पकड़े मत जाओ। और माइक अभी तक इन 3 में से 2 रूल्स तोड़ चुका था। अब हम प्रेजेंट में माइक को चार्ली के पास देखते हैं। माइक चार्ली को बताता है कि बेथ का मर्डर हुआ था क्योंकि वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, जिस कारण कुछ अमीर लोगों को उसके कामों से प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए उन्हीं में से किसी ने उसे मरवा दिया। चार्ली को माइक की बातों पर बिलीव नहीं होता। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां क्लिफ आकर उन दोनों पर हमला करने लगता है। यहाँ माइक और क्लिफ के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन माइक क्लिफ को उसी की कुल्हाड़ी पर गिराकर मार देता है। माइक समझ जाता है कि अब चार्ली की जान भी खतरे में है, इसीलिए वो चार्ली से कहता है कि मुझे बताओ बेथ मरने से पहले किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तो चार्ली उसे बताती है कि वो एक ऑयल कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जो नॉर्थ सी में ड्रिल करना चाहती है, और इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फाइल बेथ ने अपने पेरेंट्स के कंप्यूटर में रखी है। फिर माइक चार्ली को उस फाइल को लेने के लिए बेथ के पेरेंट्स के घर भेज देता है और मिल्टन के पास जाकर उसे टॉर्चर करके बेथ का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले क्लाइंट का नाम पूछता है। तो मिल्टन उसे बताता है कि लियोनार्ड केंट नाम के एक अकाउंटेंट ने उसे यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फिर माइक मिल्टन को पीट पीट कर बेहोश करके वहां से बाहर निकलता है। तभी चार्ली उसे कॉल करके मिलने बुलाती है और कहती है कि उसे बेथ की हार्ड ड्राइव मिल गई है जिसमें बहुत सारे सीक्रेट्स है। वहीं दूसरी ओर बिग रे ओएसिस क्लब के सारे किलर्स से कहता है कि माइक अब हमारे बिजनेस के लिए खतरा बन चुका है क्योंकि वो हमारे क्लाइंट्स को मारना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मिलकर माइक को खत्म कर दो। इसके बाद हम माइक को चार्ली के साथ देखते हैं। चार्ली माइक को बताती है कि बेथ बैंकॉक पेट्रोलियम नाम की कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस कंपनी ने गवर्नमेंट को रिश्वत और प्राइम मिनिस्टर को धमकी देकर नॉर्थम्बरलैंड के बाहर कोस्ट तक ड्रिलिंग की परमिशन ले ली थी।
बेथ को ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के एक अकाउंटेंट आर्ची रट से मिली थी। बेथ और आर्ची मिलकर इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना चाहते थे, पर ऐसा करने से पहले ही आर्ची की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सब सुनकर माइक को याद आता है कि आर्ची को तो उसी ने मारा था। फिर चार्ली माइक को बेथ की हार्ड ड्राइव दे देती है जिसमें ऑयल कंपनी के खिलाफ सारे एविडेंस थे। इसके बाद माइक लियोनार्ड केंट के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे खिड़की से नीचे फेंकने की धमकी देकर पूछता है कि बेथ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। तो केंट माइक को बता देता है कि कंपनी के सीईओ अटल जिम ने बेथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और साथ ही वो माइक को उसके और मिल्टन के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी दे देता है। तभी वहां मिक और मैक आकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं जिससे केंट मारा जाता है। फिर इन तीनों में फाइट होने लगती है, लेकिन मिक गलती से मैक को ही मार देता है। इससे मिक को बहुत गुस्सा आता है और वो माइक को मारने लगता है, लेकिन माइक उसे भी मार देता है। तभी पॉइजन पीट पीछे से आकर माइक पर हमला कर देता है, पर माइक उसे उसी के पॉइजन से मार देता है। फिर वहां फ्रेड आ जाता है तो माइक उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसका बनाया बैंडेज लेकर अटल जिम को मारने उसके घर पहुंच जाता है, जहां जेन अटल की बॉडीगार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। यहाँ जेन और माइक के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन माइक जेन की तलवार छीनकर उसे उसी की तलवार से मार देता है। फिर माइक अटल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो अटल उसे पैसों का लालच देकर कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पर माइक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद माइक रे के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने जितने भी लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा था, मैंने उन सब लोगों को मार दिया। फिर माइक रे को बताता है कि मिल्टन ने हम सबको धोखा दिया है, उसने मुझे मारने के लिए असैसिन्स हायर किए थे। फिर माइक रे को मिल्टन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मिल्टन एक असैसिन को माइक को मारने के बदले 3 गुना पैसे देने की बात कर रहा होता है। यह सुनकर रे को गुस्सा आ जाता है और वो मिल्टन को पीट पीट कर जख्मी कर देता है। फिर माइक मिल्टन को चोट पर लगाने के लिए फ्रेड का बनाया हुआ बैंडेज देता है। उस बैंडेज को लगाते ही मिल्टन की मौत हो जाती है। फिर बिग रे माइक पर गन तान देता है। माइक कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। रे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, पर तुमने इस फर्म को बिना कुछ सोचे एक ही पल में खत्म कर दिया जिसे टॉप पर पहुंचाने के लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत की थी। इसीलिए अब हम साथ में काम नहीं कर सकते और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। फिर माइक बिग रे को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ चुका है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।